पॉक्सो एक्ट बनाया गया था इसलिए कि उस तरह के केसेस में और ज़्यादा कानून स्ट्रिक्ट हो और ऐसा अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति बच ना सके। लेकिन पॉक्सो केस कहीं भी हो जाता है दर्ज तो एक सामान्यतः यही भावना आती है कि पॉक्सो केस तो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट जो है वो यानी जो विक्टिम है वो 18 साल से कम उम्र का है या कम उम्र की है। तो ऐसा ही माना जाता है कि पॉक्सो केस तो झूठा हो ही नहीं सकता और मैक्सिमम लोग यही कहते हैं। लेकिन जो लोग ये बात कहते हैं कि पॉक्सो केस झूठा कभी हो ही नहीं सकता, उनके लिए एक तमाचा है ये शंकराचार्य जी का केस। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर भी पॉक्सो का केस दर्ज हुआ था, जिसमें कि 2 लड़कों के लिए बताया गया कि वो विक्टिम है। लेकिन जो केस करवाया था वो एक आशुतोष ब्रह्मचारी व्यक्ति ने करवाया था। वो आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब कल एक वीडियो रिलीज करके कहा है कि जो मैंने पॉक्सो केस करवाया था वो झूठा था और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी निर्दोष हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने फेसबुक पे, और भी न्यूज़ चैनल्स पर भी हमने देखा कि वो एक वीडियो भी उन्होंने रिलीज़ करी और कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी रिलीज़ करी, जिससे वो ये बता रहे थे कि किसके कहने पर, किसी के दबाव में आकर कंप्लेंट दर्ज कराई थी मैंने। यानी कि पॉक्सो केस भी झूठा करवाया जा सकता है, यानी कि पॉक्सो केस भी झूठे होते हैं, यानी पॉक्सो एक्ट का भी मिसयूज़ होता है। जो लोग ये मानते थे कि पॉक्सो हो गया तो अब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ये केस तो झूठा हो ही नहीं सकता। देखिए ये एक उदाहरण सामने है और कोर्ट में तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं जिसमें कि पॉक्सो का मिसयूज़ होता है, लेकिन वो आम जन में नहीं बात फैल पाती है। लेकिन ये केस शंकराचार्य जी का केस जो कि हाईलाइटेड मीडिया में केस था, जब पॉक्सो केस इनके ऊपर दर्ज हुआ था तो रोज़ न्यूज़ चैनल्स पर आता था। हालांकि हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल दी, हिम्मत करी, केस की स्क्रूटनी करी, केस के फैक्ट्स देखकर शंका जताई कि ये तो इम्प्रॉबेबल लग रहा है, और उसके बाद से वो एंटिसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड करी। तो इसी तरीके से हर केस में, हर पॉक्सो केस में स्क्रूटनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई नाबालिग मर्डर कर सकता है, अगर कोई नाबालिग रेप भी कर सकता है, ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं, तो नाबालिग झूठा केस भी कर सकता है। अगर उसको मर्डर करने की समझ है तो उसको झूठा केस करने की समझ नहीं होगी क्या? अगर उसको गलत कर्म करने की समझ है तो झूठा गलत कर्म का आरोप लगाने की भी समझ हो सकती है। और ये खासकर मैं उन नाबालिगों के लिए कह रही हूँ जो 16 से 18 के बीच में होते हैं, जिनको कि जब वो अपराध करते हैं, जब कोई मर्डर केस दर्ज हो जाता है 16 से 18 साल की उम्र के बीच में, या जो हीनियस ऑफेंस होते हैं जैसे रेप, मर्डर वगैरह, तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अब तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदल हो चुका है कि 16 से 18 के बीच के जो नाबालिग होते हैं उनमें ऐसी समझ होती है और उनको एज एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। तो उसी प्रकार 16 से 18 की उम्र के बीच में जो नाबालिग हैं, खासकर इस उम्र के बीच के, तो वो झूठा केस भी तो कर सकते हैं। और क्योंकि नाबालिग हैं, अब नाबालिग जो हर एज के जो नाबालिग हैं जिनके लिए ये खासकर पॉक्सो एक्ट स्ट्रिक्ट बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ताकि ना हो ऐसे अपराध। लेकिन फिर इसका मिसयूज़ करने के लिए भी और आसानी हो जाती है, क्योंकि वो नाबालिग हैं, किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में वो झूठ भी बोल सकते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है। अब इस केस में तो खुलासा हो गया, जैसे कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि झूठा केस बनाया, झूठी गवाहियाँ दे दी गई हैं। तो ऐसे में इस केस में तो खुलासा हो गया, लेकिन किसी भी और केस में ऐसा हो सकता है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि अगर पॉक्सो एक्ट का मिसयूज इस तरीके से होने लगेगा तो रियल में ऐसे विक्टिम्स को न्याय कैसे मिल पाएगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि फिर सच में अगर किसी नाबालिग के साथ ऐसा कुकर्म, ऐसा दुष्कर्म होता है तो उस पर भी कोई बिलीव कैसे कर पाएगा। इसीलिए बहुत ही चिंताजनक सीरियस इशू है कि अगर पॉक्सो के केस में इस तरीके से मिसयूज होना शुरू हो गया है तो फिर आने वाला समय बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही चिंताप्रद है। और इसीलिए जो कोई झूठा केस करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई निर्दोष सालों तक जेल में ना सड़े किसी के झूठे गवाही देने पर। और पॉक्सो में तो आजीवन कैद तक हो जाती है। आपको तो पता ही होगा आसाराम बापू का केस, जिस पर कि हमने पूरी जजमेंट का एनालिसिस करके चैनल पर वीडियो डाली है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सिर्फ विक्टिम के स्टेटमेंट पर कन्विक्शन हो गई, उसमें भी स्क्रूटिनी वगैरह नहीं की गई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के केस में स्क्रूटिनी हुई, ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्क्रूटिनी हुई थी, एंटिसिपेटरी बेल मिली थी। लेकिन अब और बड़ा जो खुलासा हुआ है ये और भी चिंताजनक है कि सच में ही कंप्लेनेंट ने ही अब कबूल कर लिया है कि उन्होंने झूठा कंप्लेंट किया था, दबाव में किया था, जिस भी रीज़न से किया था, जो भी रीज़न है, लेकिन अगर झूठा किया था तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसी मुद्दे पर 1 महीना पहले ही हमने एक वीडियो भी रिलीज़ करी थी, वो मैं फिर से चला देती हूँ कि कितना चिंताजनक ये विषय है। आप सुनिए।
अभी रिसेंट में ही 2 तरह के पॉक्सो केसेस सामने आए हैं। एक पॉक्सो केस के बारे में तो आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, जो कि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर लगा। और एक और पॉक्सो केस है जिसकी सुनवाई अभी 2 दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो उसके बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और दोनों पॉक्सो केसेस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉक्सो केस हमारे देश की कहीं ना कहीं एक सच्चाई दिखाते हैं और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर जो पॉक्सो का केस लगाया गया था, जो कि आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति ने लगाया था, जिसमें कल ही 25 मार्च 2026 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने एंटीसिपेटरी बेल दी है। और पॉक्सो के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिलना कोई आसान बात नहीं है। एक बार पॉक्सो का केस लग जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। एंटीसिपेटरी बेल मतलब कि अरेस्ट से पहले ही आपको बेल मिल जाए, यानी कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, जो कि रेयर केस में ही होता है, क्योंकि पॉक्सो केसेस में अरेस्ट जनरली होती ही है। लेकिन इस केस में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दी है तो यानी प्राइमा फेशे ज़रूर जज को ये लगा है कि ये कहीं ना कहीं एक फर्जी केस है। और पॉक्सो केस में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाना फिर ये भी बताता है कि पॉक्सो के केसेस किस तरीके से मिसयूज का साधन बनते जा रहे हैं, कि किसी को झूठा फंसाना है तो पॉक्सो का केस लगा दिया जाता है, क्योंकि उसमें बेल आसानी से नहीं मिलेगी और बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन से एक्यूज के साइड में। तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें ट्रायल फेस करना भी मुश्किल होता है, बेल मिलना भी मुश्किल होता है। तो इस तरह का केस अगर किसी से बदला निकालने के लिए या किसी को झूठा फंसाने के लिए ऐसा किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत है। और हम शुरू दिन से ये कहते आए हैं, हम एक बात बार बार कहते आए हैं हमारी वीडियोज में, कि जितना ज़्यादा इन कानूनों को स्ट्रिक्ट बनाया गया, निर्भया केस के बाद से पॉक्सो एक्ट बनाया गया, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस उसमें लाए गए। तो ये स्ट्रिक्ट कानून किस लिए होना चाहिए? 2 बातों के लिए। एक तो कोई दोषी छूटे नहीं, दूसरा कोई निर्दोष फंसे नहीं। ये दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और हर कोर्ट ने एंश्योर ये करना चाहिए कि कोई निर्दोष फंस ना जाए और कोई दोषी छूट ना जाए, तभी रियल में पॉक्सो एक्ट बनाने का मकसद पूरा होगा। अदरवाइज अगर इस एक्ट का मिसयूज होता रहेगा निर्दोषों को फंसाने के लिए, तो दोषी एक्चुअल में छूटते रहेंगे और निर्दोष फंसते रहेंगे। इसलिए दोनों चीज आवश्यक है। और दोनों चीज़ों में एक पहली चीज़ मैंने आपको उदाहरण बताया कि निर्दोष फंसे नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के केस में एंटीसिपेटरी बेल दिया है, इन जज का नाम है ऑनरेबल जितेंद्र कुमार सिन्हा। इन्होंने ये बहुत अच्छी जजमेंट पास की और हिम्मत दिखाई है पॉक्सो के केस में एंटीसिपेटरी बेल देने की। और ऐसा नहीं कि बिना किसी रीज़न के दिया है, 22 पेज का उन्होंने ऑर्डर पास किया है और रीजन्ड जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने साफ रीजंस दिए हैं कि क्यों उनको प्राइमा फेशी लगता है कि ये केस फिशी है, प्राइमा फेशी उनको लगता है कि ये बनाया हुआ केस है और किसी अल्टीरियर मोटिव से ये एफआईआर की गई थी। तो ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक केस मैंने आपको पॉक्सो का बताया, जिसमें ये चीज़ इंश्योर की गई कि निर्दोष फंसे नहीं। अब जो दूसरी चीज़ इंश्योर करनी जरूरी होती है कि दोषी बचे नहीं, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑनरेबल सीजेआई सूर्यकांत जी की बेंच ने अभी कल ही इस चीज़ को पॉक्सो के केस में इंश्योर किया है। वो केस की डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची एंड ऑनरेबल जस्टिस विपुल पंचोली, 3 जजेस की बेंच के सामने मैटर आया था और इसमें वकील थे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी। उन्होंने ये केस सामने लाया ऑनरेबल सीजीआई बेंच पे। उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 ईयर ओल्ड 3 साल की विक्टिम है और उसके साथ में पॉक्सो का इंसिडेंट हुआ। पेरेंट्स एफआईआर रजिस्टर करने गए तो पुलिस एजेंसी से लेकर मजिस्ट्रेट तक जिस तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, वो बहुत ही शॉकिंग डिटेल्स हमारे सामने लाती हैं। उसमें ऐसा बताया कि पॉक्सो का केस जब पेरेंट्स रजिस्टर कराने आए तो 3 ईयर ओल्ड विक्टिम का, यानी 3 साल की विक्टिम है, उसका स्टेटमेंट CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराया गया। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जब स्टेटमेंट दर्ज किया तो उस रूम में पेरेंट्स को नहीं बिठाया गया, पेरेंट्स को रूम के बाहर बिठाया गया। वो सिर्फ देख पा रहे थे लेकिन सुन नहीं पा रहे थे। आप सोचिए कि 3 ईयर ओल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और वहां पे पेरेंट्स मौजूद नहीं है। और दूसरी बात, फिर पुलिस ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया तो पुलिस को घर आना चाहिए पॉक्सो के केसेस में। ये हमने एक पॉक्सो की एक वीडियो रिलीज की थी चैनल पे, उसमें हमने बताया था कि पॉक्सो के केसेस में पुलिस ने विक्टिम के घर आना चाहिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन यहां पर पुलिस घर तक नहीं आई, विक्टिम को पेरेंट्स के साथ में पुलिस स्टेशन बुलाया। एक 3 ईयर ओल्ड जो कि ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके पास में कितनी ही समझ होगी 3 साल की चाइल्ड के पास में, और पुलिस वाले उससे स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद से रिपीट CWC वाले स्टेटमेंट ले रहे हैं और उस समय उसको डिटेल बार बार बताना पड़ रहा है। और इसके आगे तो और सुनिए कि फिर जब मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट हुआ तो मजिस्ट्रेट ने क्या करना चाहिए कि आरोपियों को दूर बिठाना चाहिए और ऐसे बिठाना चाहिए कि वो विक्टिम चाइल्ड को देख ना सके। लेकिन पास में ही एक्यूज बैठे हैं और मजिस्ट्रेट विक्टिम 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एडवोकेट रोहतगी ऐसे फैक्ट्स बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि मजिस्ट्रेट उस बच्ची से पूछ रहे थे कि ओथ का मतलब तो तुम्हें पता नहीं होगा, सच बोल रहे हो ना तुम, सच बोल रही हो ना तुम। इस तरीके से उससे बयान रिकॉर्ड करवाया गया। और भी शॉकिंग फैक्ट सामने आए हैं कि पूछा जा रहा है पेरेंट्स से कि सच में तुम एफआईआर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते।
फिर से सोच लो कि एफआईआर करनी है नहीं करनी है। बहुत दिक्कतें आ सकती हैं तुमको इस केस में, आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक केस में ऐसा हो रहा है। मैंने खुद देखा है कि पॉक्सो के केसेस में इस तरीके से पुलिस एजेंसीज कई बार कुछ केसेस में बात करती हैं और बोलते हैं कि दोबारा सोच लो, करना भी है कि नहीं करना है, आगे चलकर आपको दिक्कत आएगी, कोर्ट में लंबा ट्रायल चलेगा। इस तरीके से जो पेरेंट्स ऑलरेडी सोचते हैं बहुत बार, 100 बार तो वो सोच के ही आए होते हैं कि कंप्लेंट करें ना करें, उनको भी दोबारा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और इसमें ऐसे भी फैक्ट्स आए हैं कि डॉक्टर ने भी अपना रिपोर्ट चेंज कर दिया और पॉक्सो के सेक्शन को पुलिस ने बड़े सेक्शन से छोटे सेक्शन में खुद ही कन्वर्ट कर दिया। यानी कि उस केस में जो चाइल्ड विक्टिम है उसने बताया कि ऐसे ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के पूरे एलिगेशंस बैठते थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसमें छोटा सेक्शन लगाया। ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबको तलब किया, यानी पुलिस एजेंसी से लेकर डॉक्टर से लेकर मजिस्ट्रेट तक सबसे जवाब मांगा है। और इनफैक्ट ये गुड़गांव का केस है तो गुड़गांव के कमिश्नर को इन पर्सन भी कोर्ट में बुलाया और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन 3 जजेस बेंच ने इस केस को एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया है और एक कड़े शब्दों में ये संदेश दिया है कि पॉक्सो के केसेस में जो पुलिस एजेंसी से लेकर डॉक्टर से लेकर सीडब्ल्यूसी से लेकर जो मजिस्ट्रेट तक, यानी ट्रायल से पहले प्री ट्रायल स्टेज में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पॉक्सो के केसेस में कितना सेंसिटिव होना चाहिए ये संदेश दिया है। और हो सकता है आगे चलकर कुछ ना कुछ गाइडलाइंस भी दी जाएं, क्योंकि ट्रायल के बाद की तो गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी, लेकिन ट्रायल से पहले सीडब्ल्यूसी ने कैसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, मजिस्ट्रेट ने क्या करना चाहिए, पुलिस ने क्या करना चाहिए। हालांकि स्कैटर्ड लॉज हैं जगह जगह, कोई सीआरपीसी बीएनएसएस में लॉ है, कोई पॉक्सो एक्ट में लॉ है, लेकिन स्कैटर्ड है तो फॉलो ठीक से नहीं होता है। ये भी कड़वी सच्चाई है। तो हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ डायरेक्शंस आने वाले दिनों में दें, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप देखिए 2 तरीके के पॉक्सो केसेस मैंने आपके सामने रखे। एक तो वो पॉक्सो केस जो कि आसानी से किसी निर्दोष को फंसाने के लिए दर्ज हो जाता है, जिसमें कि एफआईआर हो जाती है और कई बार अरेस्ट भी हो जाते हैं और कई सालों तक लोग जेल में सड़ते हैं। फिर ऐसे भी केसेस हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, जो अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जो आया केस, गुड़गांव का केस बताया, वो भी हमारे देश की कड़वी सच्चाई है। वो भी एक पॉक्सो का केस है, उसमें तो 3 साल की विक्टिम है, लेकिन उसको कितनी दिक्कत आ रही है अपना केस तक रजिस्टर कराने में, और सेक्शन पुलिस वाले छोटा कर रहे हैं, डॉक्टर रिपोर्ट बदल रहे हैं, स्टेटमेंट भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रही, बार बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है एक 3 साल की बच्ची से और पूछा जा रहा है पेरेंट्स से कि सच में ऐसा ही हुआ था और आप सच में कंप्लेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। यानी जहां पर सच में कोई 3 साल की बच्ची कह रही है, वहां पे मैनिपुलेशन के कोई रीजन नहीं, वहां पे कोई एनमिटी का ग्राउंड नहीं, वहां पे कोई फैब्रिकेशन नहीं दिख रहा प्राइमा फेशी, वहां पर कितनी दिक्कत आती है पॉक्सो केस को रजिस्टर कराने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। और ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहां पर पॉक्सो का केस बदले की भावना में या किसी को झूठा फंसाने के लिए एकदम आसानी से दर्ज हो जाता है। तो इसीलिए आज मैंने आपके सामने ये 2 केसेस रखे। एक तो ये केस रखा जो सुप्रीम कोर्ट में सच में एक 3 साल की बच्ची को न्याय की उम्मीद है और कहाँ उसको न्याय नहीं मिल पा रहा तो सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज होना पड़ा, और कहाँ एक केस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का जिसमें कि प्राइमा फेशी ही दिख रहा है कि फर्जी केस किया गया है। तो उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कदम उठाया वो बहुत ही सही कदम उठाया है, जो ये संदेश देता है कि निर्दोष को नहीं फंसने देना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो पॉक्सो का गुड़गांव का केस ये संदेश देता है कि दोषी छूटे नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये संदेश दिया कि निर्दोष फंसे नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये संदेश दिया कि दोषी बचे नहीं। और इस तरीके से अगर हमारे देश के कानून काम करता रहेगा तो ही सही मायने में ये पॉक्सो एक्ट का फायदा होगा, और सही मायने में वो अपराधी जिनके गंदे इरादे, जिनकी गंदी सोच होती है कि वो उम्र तक नहीं देखते, ऐसे गंदे अपराध करते समय उनको सही में एक नज़ीर मिलेगी कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हमको फंसाया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई सेक्शन या अगर कोई कानून, कोई लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता रहेगा तो उस लॉ की अहमियत कम होती जाती है, और उस लॉ से सही में अपराधी जो डरने चाहिए वो नहीं डरेंगे। और सच में ऐसे कई केसेस आते हैं सामने, आप देखेंगे छोटे छोटे विक्टिम्स के साथ में कितना घृणित अपराध होता है। ऐसे घृणित मानसिकता वाले भी देश में घूम रहे हैं जो ऐसे घिनौने क्राइम सच में करते हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये दोनों केसेस ने ये संदेश दिया है कि दोषी बचेंगे नहीं हमारे देश में और निर्दोष को फंसने नहीं देंगे। और इस तरह की स्क्रूटनी अगर हर केस में होगी तो ही सही मायने में पॉक्सो एक्ट का देश में फायदा होगा।